महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब कम होता नजर आ रहा है। ऐसे में कोविड-19 के बाद जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए उनमें अब एक नई बीमारी दिखाई दे रही, वो है म्यूकोरमाइकोसिस। यह एक जानलेवा बीमारी है। अगर इसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो जान भी जा सकती है। वैसे ही दूसरी तरफ बच्चों में भी एक नई बीमारी कोविड के बाद देखने में आ रही है, जिसे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहा जाता है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी डॉक्टर इरशाद अली शिवजी से हमारे इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार इरशाद सर, आप हमें बताइए चंद्रपुर में कोरोना की फिलहाल क्या स्थिति है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इरशाद अली शिवजी। आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड कोविड स्पेशलिस्ट एट चंद्रपुर हॉस्पिटल, शिवजी हॉस्पिटल। इट्स माई ओन हॉस्पिटल. Government has dedicated our hospital as DCH, dedicated COVID hospital for treating COVID patients. राइट नाउ अभी आज की तारीख में चंद्रपुर में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। इनिशियली यूज्ड टू बी अराउंड 1800 to 1900 केसेस पर डे, अभी 250 के आसपास चल रहे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस अंडर कंट्रोल एज सुन एज पॉसिबल। द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट, द प्राइवेट डॉक्टर्स, द गवर्नमेंट डॉक्टर्स, एवरीबडी इज सबके सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे। फ्रॉम लास्ट 2 months वी आर टायरलेसली वर्किंग डे इन एंड आउट टू मेक दिस एपिडेमिक अंडर कंट्रोल. And lucky that Chandrapur district has come under the orange zone right now. Yes, it was initially in the red zone, and we'll definitely try to make it in the green zone, or we'll just try to control it in any way. पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में लंग फाइब्रोसिस काफ़ी पेशेंट्स में देखा जा रहा है। क्या होता है लंग फाइब्रोसिस और इससे बचने के क्या उपाय? पोस्ट कोविड पेशेंट में अभी ये जो वायरस स्ट्रेन आया है, ये लास्ट टाइम से थोड़ा डिफरेंट है। लास्ट टाइम को जो स्ट्रेन था उसमें लंग फाइब्रोसिस का चांसेस वॉज वेरी लेस, हार्डली 10% लोगों को हुआ था, पर दिस टाइम इट वॉज मोर देन 40 to 50% पेशेंट्स। इसकी वजह से यहाँ पे जो हम लोग जो सिटी स्कोर सबके पेशेंट्स के काफ़ी हाई आ रहे हैं। फर्स्ट डे अगर अपन सिटी स्कैन करो तो हार्डली 2-3 स्कोर रहता था, नेक्स्ट वीक में इट कम्स टू 7-10 एंड थर्ड वीक इट्स कम टू 18 to 20। इसकी वजह से लंग्स के जो टिश्यू होता है, जो डैमेज हो जाता है वायरस की वजह से, इसका जब वो हील होने की कोशिश करता है वो फाइब्रोस हो जाता है। और इसके वजह से बाद में पेशेंट, अभी हमारे करीब 7 से 8 पेशेंट को हमको घर में होम ऑक्सीजन या कॉन्सेंट्रेट लगाने के लिए घर के साथ में घर भेजना पड़ा हमको। इसका प्रिवेंशन एक ही तरीका है, यू शुड बी हैविंग योर बॉडी इम्यूनिटी सबसे अच्छी रखनी चाहिए। इसके लिए तुमने अभी से तैयारी करना चाहिए कि तुमको कोरोना होने के बाद तैयारी नहीं करना है, उसके पहले से करना है। एक तो आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट। सेकेंड थिंग, आपका रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज लाइक प्राणायाम बोलते हैं, वॉकिंग है, रनिंग है, आउटडोर साइकिलिंग है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपके लंग्स में वाइटल कैपेसिटी अच्छी रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो ये फाइब्रोसिस से आप बच सकते हैं। बाकी कोई दवाई आपको इस फाइब्रोसिस से नहीं बचा पाती है। 2-4 मेडिसिन आई है, फिब्रेटोल वगैरह, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर जब तक आपकी खुद की इम्यूनिटी अगर नहीं स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप इस चीज़ से नहीं बचा पाएंगे। इसका कॉज इंटरमेटिक है। वायरस के लिए अभी तक कोई ठीक से दवा नहीं बनी है, सबके सब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट एक ही है इस चीज़ से बचने के लिए, यू हैव टू इंक्रीज योर बॉडी इम्यूनिटी। तुम्हारा खुद का रेस्पिरेटरी वाइटल कैपेसिटी बढ़ाना है आपको, और आपको अपने आप को फिट रखना है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में म्यूकोरमाइकोसिस भी काफ़ी पेशेंट्स में देखा जा रहा है। क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस और ये कितना घातक है पेशेंट के लिए? म्यूकोरमाइकोसिस एक टाइप का फंगस है। ये यूजुअली पहले भी होता था, लेकिन इतना इंसिडेंस नहीं था। लास्ट तो कोविड में हार्डली किसी 1 या 2 पेशेंट कभी चंद्रपुर में हार्डली मिला होगा। आई थिंक इंडिया में भी हार्डली 100-200 केसेस थे। बट दिस म्यूकोरमाइकोसिस चंद्रपुर में आज की तारीख में अभी तक 58 to 60 केसेस आ चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में हमने 2-3 डायग्नोज किए हैं। इट्स बेसिकली अ फंगस विच ग्रोज बिकॉज तुम्हारे बॉडी इम्यूनिटी एक तो कम हो जाती है, सेकेंड थिंग तुम्हारे बॉडी में फेरिटिन लेवल बढ़ जाता है कोविड की वजह से। एंड दिस टाइम द वायरस स्ट्रेन इज सो बैड कि वो फेरिटिन लेवल इतना बढ़ाता है कि उस पर वो ये जो फंगस है वो उसको फीड करके अपने आप को बढ़ाता है। सेकेंड थिंग, अगर अपना शुगर अगर बराबर कंट्रोल में नहीं रहा तो दिस कैन बी अ सेकेंड डिग्री कॉम्प्लिकेशन। बट ये सब थेरीज है। कुछ पेशेंट्स तो ऐसे जो कभी हॉस्पिटल ही नहीं गए, वो होम आइसोलेशन में थे, फिर भी उनको हुआ है एंड दे हैव लॉस्ट 1 of 5। एक तो नागपुर की केस ऐसे है कि एक पेशेंट की मदर नागपुर में एडमिट थी, बॉम्बे से बेचारा वो उसका बेटा देखने के लिए आया। He just visited her once, उसके बाद में he himself got COVID. He was on home isolation with no oxygen, no steroids, nothing. He was not having any diabetes. Still, he got mucormycosis and he has to lose 1 eye. So definitely इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको करना है। एक तो अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा होना चाहिए,
आप कंटिन्यूस उसको गार्गल्स करो नमक के पानी से, या बिटाडीन गार्गल्स बोलते हैं, बिटाडीन एक लिक्विड आता है जिसको आप पानी में डाल के उसकी कंटिन्यूस गार्गल के दिन में 2 से 3 बार गार्गल्स कीजिए। तो आपका नेजल नाक के अंदर। और दूसरी बात है कि जब हम स्टीम लेते हो, स्टीम इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि आपका अंदर का जो एपिथेलियल लाइनिंग, जो आपके जो म्यूकस है, उसको डैमेज हो जाए। उसमें भी कभी कभी आपके म्यूकस डैमेज होने की वजह से भी आपको कभी कभी ये जो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। दूसरी बात यह है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आपका ओरल हाइजीन, नेजल हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। अगर फर्स्ट सिम्टम्स आता है, जैसे आपका कभी दांत में पेन होता है, आंख में पेन होता है, हेडेक होना शुरू होता है, आपके आई मूवमेंट्स में तकलीफ होती है, या नाक में से कोई नेजल डिस्चार्ज होता है, ब्लड स्ट्रीम या कुछ, तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए और तुरंत चेक कराइए। इसके डायग्नोसिस के लिए आपको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, डेंटल सर्जन को दिखाना पड़ेगा, ईएनटी सर्जन को दिखाना पड़ेगा, एंड देन यू कम टू डायग्नोसिस, और उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपकी आंख बच पाएंगी, आपको मेनिंजाइटिस से बचा पाएंगे हम लोग। इसलिए इसको प्लीज नेग्लेक्ट नहीं कीजिए। सर, म्यूकोरमाइकोसिस यह नाक से होते हुए आंख तक और आंख से होते हुए ब्रेन तक पहुंचता है। कितना एक ड्यूरेशन होगा, कितने समय में ये नाक से लेकर ब्रेन तक पहुंच सकता है, और ये कितना घातक होता है जब ब्रेन में पहुंचता है? ये नॉर्मली ऐसा बताना बहुत मुश्किल जाता है कि कितना समय लगेगा। अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है तो इट मे नॉट रीच अप टू ब्रेन। आपको सिर्फ एट द मोस्ट एक आधी दांत वगैरह निकाल के आप ठीक हो सकते हैं, या लोकल इन्फेक्शन होकर आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आपका एज ज़्यादा है, तो ये 8 to 10 डेज में ब्रेन तक पहुंच जाता है। और एक बार ब्रेन में ये इन्फेक्शन हो गया तो फिर इसका वी हैव टू ट्रीटमेंट 14-15 डेज ऑफ एम्फोटेरेसिन भी देना पड़ता है, जो अभी फिलहाल काफ़ी शॉर्ट चल रहा है। और सेकेंडली, लाइफ का आगे हैंडीकैप होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन यू मे लूज वन आई, यू मे लूज द मैक्सिलरी साइनस। कई लोगों के अपने को ऊपर का जबड़ा निकालना पड़ा, कई लोगों को साइनस निकालने पड़े। इस प्रकार का ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कोविड के बाद कुछ बच्चों में MIS-C सिंड्रोम नजर आ रहा है। क्या होता है ये MIS-C सिंड्रोम, और बच्चों के लिए कितना घातक है? MIS-C सिंड्रोम बोले तो एक टाइप का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि वायरस जो भी बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है, और अपने बॉडी का हर टिश्यू प्रोटीन से बना रहता है। तो वायरस जब बॉडी में इन्फेक्ट करता है तो अपने बॉडी नेचुरली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, और कुछ लेवल तक ये जो एंटीबॉडीज है थोड़ा हाइपर बनने की वजह से ये जो है एक्स्ट्रा जो एंटीबॉडीज बन गई है वो बॉडी के टिश्यू पे जाके अटैक करती है, क्योंकि वो पहचान नहीं पाती कि ये सेल्फ टिश्यू है कि अपोजिट साइड का टिश्यू है। इसके लिए ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और अपने को इसको डायग्नोज करने का तरीका ये है कि अपने को पेशेंट का CRP करना पड़ता है, कोविड एंटीबॉडीज लेवल करना पड़ता है। वी हैव टू बी वॉचफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सोचना पड़ता है कि ये हो सकता है। अगर आप सोचेंगे तो आप डेफिनेटली डायग्नोज कर पाएंगे, अगर आप नहीं सोचेंगे तो नहीं डायग्नोज कर पाएंगे। इट कैन इवन अटैक द हार्ट मसल, इट कैन अटैक द लंग मसल, इवन पेशेंट कैन कम इन अल्टर्ड सेंसोरियम, शॉक में आ सकता है। कभी कभी बॉडी भी पूरे स्वेलिंग आ सकता है। अभी हमारे यहाँ पे 2-3 पेशेंट है जिसकी बॉडी भी पूरी स्वेलिंग आ गई थी, सांस में तकलीफ हो रही थी। तो ये डायग्नोसिस आपका CT स्कैन से होता है, उसका एक्सरे चेस्ट करना पड़ता है, एंटीबॉडीज लेवल करना पड़ता है, और बाकी इसके आपकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर तक आने की संभावनाएं हैं। तीसरी लहर में बच्चे इन्फेक्ट हो गए, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरी लहर से हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, क्या कहेंगे आप? थर्ड वेव में यूजुअली ऐसा बोल रहे हैं कि पेडियाट्रिक एज ग्रुप को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। ये एक हाइपोथेसिस है, अभी तक इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट लेयर में मैक्सिमम यंग पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो चुका, सेकंड लेयर में। अब थर्ड लेयर में ऐसा है कि स्कूल्स अभी तक चालू नहीं हुए, तो ये जो पॉपुलेशन है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, अभी तक वो प्रोटेक्टेड है। जैसे ये स्कूल में जाना शुरू करेगा, बाहर निकलना शुरू करेगा, तो शायद ये इन्फेक्ट होने के चांसेस है। पर डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है कि इनका जो बच्चों का जो इम्यून सिस्टम रहता है, यंग इम्यून सिस्टम रहता है, तो इसकी वजह से इनको ज़्यादा सिम्टम्स आने के चांसेस नहीं लग रहे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रमाण में आएगा, पर इतना घातक नहीं आएगा जैसा ये सेकेंड वेव था। थर्ड वेव विल कम, बट इट विल बी नॉट वेरी डेंजरस, बट इट विल बी माइल्ड टू मॉडरेट। तो लेट्स सी। और इसके बचने के लिए 2-3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले आपको बच्चे को, अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एडवाइजरी जाहिर की कि यू हैव टू वैक्सीनेट ऑल द चिल्ड्रन विद MMR वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ये 2 वैक्सीन अगर आप लगा, दिस इज नॉट अगेंस्ट द कोरोना, बट इसके ये लगाने से जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, दे आर ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट कोरोना वायरस। सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा एडवाइजरी जाहिर की है कि सब बच्चों को MMR वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाना चाहिए। चैनल के माध्यम से देशवासियों को और साथ ही साथ चंद्रपुर वासियों को क्या एक संदेश आप अपने जरिए देना चाहेंगे कि तीसरी लहर के पहले
किस तरह की सुरक्षता बरतनी चाहिए? सबसे पहले यू हैव टू रेगुलरली वेयर योर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, ये तो आपको करना ही है। इसके साथ आपको नेक्स्ट 2 साल निकलना ही है, उसके सिवा ऑप्शन नहीं है। सेकेंड थिंग, चाइल्ड शुड, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन जरूरी है। अभी तक 18 एंड अबव के लिए जो बाकी कोरोना वैक्सीन है वो टेस्टेड एंड ट्राइड है, लेकिन लेस देन 18 ईयर्स के लिए नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला है कि फ्लू वैक्सीन एंड MMR वैक्सीन लगाने से इस बीमारी के साथ में वो बीमारी के साथ साथ में कोरोना का भी प्रोटेक्शन होता है, तो सब बच्चों को ये वैक्सीन लगाना जरूरी है। आइए जानते हैं जिन बच्चों को MISC हुआ और उन्होंने डॉक्टर शिवजी के पास इलाज कराया, उनका क्या कहना है। मनोज चौधरी, गढ़चांदूर का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चे को पिछले हफ्ते में 2 दिन बुखार आया था। बुखार आने के बाद उसके नेक पे छोटे छोटे से ग्लैंड्स आए थे। उसके वजह से उसका मूवमेंट और खाना बंद हो चुका था। तो जब हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आए, तब डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया तो उनको ये डायग्नोसिस हुआ। किस हॉस्पिटल में? हम ये हॉस्पिटल है, हम शिवजी, ठीक है, शिवजी इस हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर इरशाद अली शिवजी जो है उन्होंने ट्रीट किया। तो हमने हमारे बच्चे को ये शिवजी हॉस्पिटल में हम लेके आए। यहाँ पे डॉक्टर इरशाद सर जो है उन्होंने उनको ट्रीटमेंट की। उसके बाद वहाँ पे ऐसे डायग्नोसिस हुआ कि मेरे बच्चे को MISC सिंड्रोम से वो पीड़ित है, ऐसा उन्होंने डायग्नोसिस किया। उसके बाद में उन्होंने 2 दिन में उसको ट्रीटमेंट दी। ट्रीटमेंट देने के बाद आज मेरे बच्चे को लगभग यहाँ पे 8 दिन हो चुके हैं। अभी मेरे बच्चे की हालत अच्छी है, स्टेबल है, और वो आज उसका खाना पीना अच्छा चल रहा है और उसको रिकवरी भी अच्छी है। तो मेरे बच्चे को अच्छे से ट्रीटमेंट देने के लिए मैं डॉक्टर इरशाद अली सर का और इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरा लड़का संस्कार प्रफुल्ल पराते, जिसको 22 तारीख को बुखार आया था, तो हमने डॉक्टर शिवजी के यहाँ लेके आए। तो डॉक्टर, उसके शरीर पे बुखार था और रैशेस थे, और उसको सर को दिखाया तो उन्होंने बोले कि उसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर उसको उनकी टेस्ट की, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव थी, यानी उसको कोरोना होके गया ऐसे बताया गया। फिर उसको एडमिट किए 22 तारीख को। 22 तारीख के बाद आज 28 तारीख में उसको अभी नॉर्मल हो गया। वो अभी तबीयत उसकी अच्छी है। डॉक्टर शिवजी सर ने हमको बहुत कोऑपरेट किया और हमारे बच्चे की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हुई, इसलिए उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ।